नमस्कार है सभी को। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ संख्या 6, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। और आज का जो टॉपिक या पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने के कारण और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व। यानी इस पॉइंट के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा या अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, या ऐसे कौन से सहायक तत्व थे जिसके कारण अंग्रेज है वो भारत छोड़कर गए। तो हम उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करते हैं। भारत की स्वतंत्रता भारतीयों के वर्षों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम थी। देखिए, स्वतंत्रता कभी भी ऐसे ही नहीं मिलती। जो है ऐसी भारत भी जो है बरसों से गुलाम था और इस गुलामी से आज़ाद होने के लिए भारतीय जनता ने अपना बलिदान दिया था, अपना संघर्ष किया था, त्याग किया था। इसमें देश के विभिन्न वर्ग के लोगों ने योगदान दिया और ख़ास तौर से जिसमें शामिल थे उसमें कि आज़ादी के संघर्ष में बुद्धिजीवी यानी पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे, किसान, मजदूर, पूंजीपति यानी व्यापारी गण और जो धनवान धनिष्ठ वर्ग के लोग थे वो व्यापारी, जमींदार, युवाओं, छात्रों, शिक्षकों आदि ने सभी ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उसमें देखा जाए तो देश का हर तबका इसके अंदर शामिल था। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो व्यापारी, जमींदार, युवा, किसान, शिक्षक, सभी इसके अंदर शामिल थे। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में प्रेरक तत्व निम्नलिखित थे। तो हम उन प्रेरक तत्वों को जानते हैं जिसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आ रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद इंग्लैंड की स्थिति दुर्बल हो जाना। द्वितीय महायुद्ध जिसका समय माना जाता है 1939 से 1945 का समय, लगातार चलने वाला महायुद्ध, और ये महायुद्ध काफ़ी भयंकर था। इस महायुद्ध में करीबन 10 करोड़ लोगों की जान गई थी और ये द्वितीय महायुद्ध विश्व इतिहास का सबसे भयंकर, सबसे ज़्यादा खतरनाक युद्ध है वो माना जाता है। मानव इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध है वो द्वितीय महायुद्ध माना जाता है। हालांकि इससे पूर्व कहा जाता था कि प्रथम महायुद्ध विश्व का सबसे जो है खतरनाक युद्ध था, लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद जैसे दूसरा महायुद्ध हुआ वो उससे भी खतरनाक और घातक साबित हुआ था। तो द्वितीय महायुद्ध हुआ जिसके कारण इंग्लैंड की स्थिति है वो दुर्बल हो गई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध ने मित्र राष्ट्रों के साथ इंग्लैंड विजयी तो हुआ था, हालांकि इसमें इंग्लैंड की स्थिति है कि विजयी राष्ट्रों के अंदर थी, लेकिन युद्ध के बाद वह द्वितीय श्रेणी की शक्ति बनकर रह गया। युद्ध में लगातार है उलझा हुआ होने के कारण जो है इंग्लैंड है वो सेकेंडरी राष्ट्र में आ गया या द्वितीय श्रेणी की शक्ति बनकर आ गया। और अमेरिका और सोवियत रूस है उस समय दो महाशक्तियों के रूप में दो बड़े देशों का उदय हुआ। युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस बड़ी शक्तियों के रूप में विश्व के समक्ष आए। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति और सैनिक शक्ति अब तक कमजोर हो चुकी थी। लगातार युद्ध में रत होने के कारण इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से जो है कंगाल हो गई थी या कह सकते हैं चरमरा गई थी। और इसके लिए अब इंग्लैंड के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी सैनिक शक्ति को फिर से बढ़ा सके या कह सकते हैं कि जो है अपनी स्थिति को पुनः पहले जैसा बना पाए। अमेरिका और चीन इंग्लैंड पर भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए दबाव बना रहे थे। देखिए, अमेरिका तो महाशक्ति रूप में उभरा ही थे, वहीं जो है चीन, अब चीन क्यों, चीन है वो रूस के साथ था और रूस उस समय एक साम्यवादी संगठन के रूप में उभरा हुआ देश था और चीन के अंदर भी साम्यवादी सत्ता है। तो ऐसे में रूस के साथ चीन खड़ा था और ये दोनों ही ऐसे थे क्योंकि भारत के साथ रूस के संबंध है वो दोस्ताना रहे थे। तो इसके चलते अमेरिका और चीन है इंग्लैंड पर भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए दबाव डाला जा रहा था। यानी इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो सत्ता सौंप दे और उसे आज़ाद कर दे। इंग्लैंड के लिए विश्व जनमत की अवहेलना करना मुश्किल होता जा रहा था। साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव से भी इंग्लैंड है चिंतित था। वहीं जो रूस भी एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था और जो कि साम्यवादी देश था। रूस की सहानुभूति स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों के प्रति थी और रूस में स्वयं भी जो है राजशाही शासन के विरुद्ध है जो है क्रांति हुई थी 1917 की रूसी क्रांति। और रूसी क्रांति के दौरान वहाँ पे भी बोल्शेविक पार्टी या बोल्शेविक संघ का उदय हुआ था और रूस
एक ऐसा राष्ट्र था जो कि स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले राष्ट्रों के प्रति रूस की हमेशा सहानुभूति थी, और ऐसे में भारत के साथ रूस की सहानुभूति भी मौजूद थी। तो अब विश्व जनमत की अवहेलना करना इंग्लैंड जैसे देश के लिए अब कठिन होता जा रहा था, क्योंकि संपूर्ण विश्व का या विश्व के शक्तिशाली देशों का दबाव है वो इंग्लैंड के ऊपर बढ़ता चला जा रहा था, और वही इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था भी अब कमज़ोर और कंगाल हो चुकी थी। तो ये सारी परिस्थितियां भी जो है इंग्लैंड को भारत छोड़ने के लिए जो है बाध्य कर रही थी, और इंग्लैंड की शक्ति है वो दुर्बल हो गई थी। इंग्लैंड अब पहले वाला इंग्लैंड नहीं रह गया था। और इसमें अगर ये देखें तो द्वितीय महायुद्ध का कारण है एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का चांसलर था। एडोल्फ हिटलर हिटलर नहीं होता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी जर्मनी था, और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी जर्मनी था। और जर्मनी वो कहीं ना कहीं जर्मनी है वो भारत के साथ था। ठीक है, और एडोल्फ हिटलर जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी, और जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी माना गया था। तो ये एडोल्फ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जो है सेकेंड या दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और इसका श्रेय है वो एडोल्फ हिटलर को जाता है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जनमत संग्रह या जनमत का दबाव है वो जो है इंग्लैंड के ऊपर पड़ने लगा था। तो ये परिस्थितियां भी कहीं न कहीं भारत के लिए जो है जो सही साबित हो रही थी। इंग्लैंड में लेबर दल की सरकार बन गई। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की स्थापना हुई, और मई 1945 के चुनाव में इंग्लैंड में श्रमिक दल की सरकार बनी। और श्रमिक दल ने अपने घोषणा पत्र में, जो कि इसका घोषणा पत्र जारी किया था क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा पत्र में भारतीय समस्या का हल करने का वचन दिया था, और ब्रिटेन ये जानता था कि भारत पर अधिक दिनों तक अब शासन नहीं किया जा सकता। अंततः ब्रिटेन को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने संसद में ये घोषणा की कि उनकी सरकार अधिकाधिक जून 1948 तक शक्ति का हस्तांतरण भारतीयों के हाथ में दे देगी। यानी एटली की घोषणा पत्र के अंतर्गत ये कह दिया गया था कि जून 1948 तक है ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के हाथों में सत्ता दे देगी या भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। तो ये भी एक कारण था कि लेबर पार्टी की सरकार और वहीं जो है प्रधानमंत्री एटली या ब्रिटिश अधिकारियों को कहीं ना कहीं अब ये पता चल चुका था कि भारतीय जनता है वो जागृत हो चुकी है, और अब यहाँ पर लंबे समय तक शासन है वो नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों के खिलाफ है भारत में लगातार परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती चली जा रही थी। फिर है तीसरा पॉइंट है कि भारतीय सेना में विद्रोह की भावना। भारतीय सेना में विद्रोह की भावना क्या थी? भारतीय सेना में विद्रोह की या राष्ट्रीयता की भावना हो तीव्र हो गई थी, और इसमें आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। अब आज़ाद हिंद फौज जिसके प्रमुख नेता थे सुभाष चंद्र बोस इसके नेता थे, और वहीं आज़ाद हिंद फौज हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ रही है, और उसने जापानियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए जो है युद्ध किया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई के लिए भारत में चल रहे आंदोलन से अंग्रेज अधिक चिंतित हो गए, और वहीं अंग्रेजों ने जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को जो है पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। उनके ऊपर कई तरह के मुकदमे हैं वो चलाए गए, और इसमें अब यहाँ पर जो भारतीय सिपाही है वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, और वो चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दिया जाए। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसेना ने विद्रोह कर दिया, और बम्बई में नौसेना विद्रोह भी हो गया। यानी जो है इसके तहत जो तलवार नामक जहाज था पहले वहाँ पे विद्रोह छिड़ा, और इस नेवी का विद्रोह के अंदर फिर धीरे धीरे इस विद्रोह ने विकराल रूप है वो धारण कर लिया। नौसेना, जल सेना और वायुसेना में अंग्रेजों के विरुद्ध है बढ़ती भावना से अंग्रेजों को ये विश्वास हो गया था कि अब वे भारतीय सेना पर निर्भर होकर भारत पर शासन नहीं कर सकते। देखिए भारतीय सेना जो शुरू से पहले तो अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से वफादार थी, लेकिन अंग्रेज हैं उनके प्रति भेदभाव रखते थे। उन्हें जो है
यूरोपीय सैनिकों को वेतन अच्छा दिया जाता था और वहीं भारतीय सैनिकों का वेतन भी कम होता था। वहीं यूरोपीय सैनिकों के खान पान में भी बदलाव था और भारतीय सैनिकों को उचित या ढंग का खाना भी नहीं दिया जाता था, जिसके चलते भारतीय सेना के अंदर रोष, आक्रोश, गुस्सा है वो उत्पन्न हो गया था। अब यहाँ पे सेना के अंदर विद्रोह के स्वर है वो उठने लगे थे और वहीं आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई के लिए भी सेना है या भारतीय जनता है आंदोलन करी थी और इन परिस्थितियों ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। और अब अंग्रेजों को अब विश्वास हो गया कि सेना भी उनके साथ नहीं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। और जब भारतीय सेना है, यानी कि सेना उनके साथ है, लेकिन वो अब कभी भी उनके खिलाफ हो सकती है, पासा पलट सकता है, उनके प्रति वफादार हो ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसे में अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि भारत पर शासन अब वो नहीं कर सकते भारतीय सेना के ऊपर निर्भर रह के। वहीं ब्रिटिश नौकरशाही का मनोबल भी गिर रहा था। भारतीय अधिकारियों की वफादारी अंग्रेजों के प्रति बदलती चली जा रही थी। भारतीय सेना अधिकारी भी अंग्रेजों के प्रति अब वो उतनी वफादारी अब नहीं रखने वाले थे। और वहीं आज़ाद हिंद फौज ने पहले से ही अंग्रेजों की नाक में पूरी तरह से दम कर रखा था और सुभाष चंद्र बोस जो इसके प्रमुख नेता थे, सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिसके कारण अंग्रेजों को भय लगने लगा था कि अब अंग्रेज भारत में नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुभाष जी का डर भी अंग्रेजों के मन में समाने लग गया था। सांप्रदायिक दंगे, एक और पॉइंट आ रहा है। सांप्रदायिक दंगों ने भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। जिस मुस्लिम लीग को संरक्षण देकर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ाया था, वही मुस्लिम लीग अब उनके नियंत्रण में नहीं रही। मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम पार्टी थी, 1906 में बना हुआ जो है मुस्लिम संगठन था और इसमें प्रमुख मुस्लिम नेता है शामिल थे और जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना है उसमें सर्वश्रेष्ठ नेता बनकर उभरे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और वही मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने एक जो है विरोधी पार्टी या कांग्रेस विरोधी पार्टी थी और वही ये मुस्लिम हितों की बात करने वाली पार्टी थी। और अंग्रेजों ने शुरू से ही मुस्लिम लीग के प्रति अपनी भावना सहानुभूति रखी और सांप्रदायिक आधार पे जो मार्ले मिंटो अधिनियम बना 1909 का अधिनियम, उस अधिनियम के तहत भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था है जो है इस्लाम या मुस्लिम जगत के जो है लोग थे उनको दिया। और वहीं इसके आधार पर धीरे धीरे ये लीग है, शुरू में तो अंग्रेजों की सहानुभूति इनके पास थी और लीग है धीरे धीरे मनमानियां करने लगी थी। अब अंग्रेजों के अधीन ये पार्टी नहीं रही थी। सांप्रदायिक दंगों के अन्य स्थानों पर फैलने से अंग्रेजों के लिए कानून और व्यवस्था रखना भी कठिन होता जा रहा था। मुस्लिम लीग है लगातार हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का कार्य ही कर रही थी और साधारण जनता इन नेताओं के बहकावे में आकर एक दूसरे की शत्रु बनी हुई थी और एक दूसरे के लिए मारकाट, लूटपाट, ये सब परिस्थितियां चल रही थी। तो इस सांप्रदायिक दंगों से जो है निर्दोष जनता है वो लगातार मारी जा रही थी और ऐसे में अंग्रेज जो है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना उनके लिए कठिन होता चला जा रहा था। लगातार सांप्रदायिक दंगे हैं अनेक स्थानों पर हो रहे थे। तो इसमें इन सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी मुस्लिम लीग का, क्योंकि मुस्लिम लीग है वो जन आंदोलन के तौर पे या कह सकते हैं लोगों को भड़का कर हिंदू मुस्लिम दंगों को जो है बढ़ावा दे रही थी और अंग्रेज इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। प्रशासनिक, पुलिस और सैनिक अधिकारी भी सांप्रदायिकता के प्रभाव में आने लगे थे। अब लोगों की मानसिकता भी बदलती जा रही थी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सैनिक हो, वो अपने अपने धर्म की राजनीति सब जगह करने लगे थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत को छोड़ने की तिथि आगे लाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। यानी एटली के घोषणा पत्र में भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की बात हुई थी 1948 के अंदर, लेकिन भारत की विपरीत परिस्थितियों ने अंग्रेजों को ये तिथि है वो आगे लाकर 15 अगस्त 1947 तक जो है करने की बात हुई। 1945-46 में ब्रिटिश राज्य विरोधी लहर का विस्तार होता जा रहा था। अब ब्रिटिश राज्य विरोधी लहर का विस्तार यानी कि भारतीय जनमानस में जागरूकता का संचार हो रहा था। भारतीय जनता है वो जागरूक हो रही थी और वो कहीं न कहीं अब राजनीतिक रूप से सत्ता हस्तांतरण की बात कर रही थी, या कह सकते हैं कि भारतीय जनता जो चाहती थी कि अब उनको जो है आज़ादी मिले, अंग्रेजों से उन्हें छूट मिले और लहर का विस्तार होता जा रहा था। अंततः अंग्रेजों को बेइज्जत होकर भारत से जाना पड़ता। तो अंग्रेजों ने परिस्थितियों को भांप लिया और उन्होंने ये भी देख लिया कि बेइज्जत होकर जाने से अच्छा है कि वो बाइज्जत चले जाए। ठीक है, अंग्रेजों की बिगड़ती हुई स्थिति, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना, जन आंदोलन को रोक पाने में अपनी असमर्थता को देखते हुए अंग्रेजों ने शीघ्र ही भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी। विपरीत परिस्थितियों के चलते और भारतीय जनता के जनमानस में जागरूकता का संचार देखकर वहीं बिगड़ती हुई स्थिति भारतीय सैनिकों भी है अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो रहे थे
और जनता में जन आंदोलन की भावना, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेज जो है उनको समझ में आने लगा था कि अब भारतीयों को जो है रोक पाना कठिन हो जाएगा। ऐसे में वो बेइज्जत होकर भारतीयों के हाथों से बाहर निकले, क्यों ना ऐसे में वो बाइज्जत या इज्जत के साथ ही जो है सत्ता हस्तांतरित करके भारत से बाहर निकल जाए। और इसके चलते अंग्रेजों ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने की बात की और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश है वो पूरी तरह से आज़ाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को। और फिर अंग्रेजों ने अपनी इस व्यवस्था को देखते हुए 1947 में भारत आज़ाद किया। और वहीं जो है ब्रिटिश उपनिवेश अनेक राष्ट्र थे, वहाँ धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था को देख लिया और अंततः सारे जिन 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 राष्ट्रों में ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे अपने अपने राष्ट्रों की तरफ चले गए, अपने ब्रिटेन की तरफ चले गए। और बहुत सारे राष्ट्र जो अंग्रेजों की गुलाम थे, वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए जो है बहुत सारे जो है देश है वो आज़ाद हो गए। तो ये था कि अंग्रेज़ों ने किन परिस्थितियों में भारत से जाने को इनको मजबूर होना पड़ा, या किन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, या वो सहायक तत्व कौन कौन से थे जो है अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। तो ये हमारे पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध, एडल्फ हिटलर। और दूसरी जो है वो है ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का बिगड़ जाना, यानी ब्रिटिश ढांचा, अर्थव्यवस्था का ढांचा खराब हो जाना। और तीसरा है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का प्रभाव, या आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की रिहाई के लिए जो है रिहाई की मांग और सैनिकों के अंदर विरोध की भावना। और चौथा देखा जाए तो भारतीय जनता में, जनमानस में जागरूकता का संचार होना, ये सारी परिस्थितियाँ थी वो कहीं ना कहीं जो है भारत को आज़ाद कराने में सहायक तत्वों के रूप में काम कर गई। तो ये था आज का पॉइंट। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक। धन्यवाद।